नमस्कार। ओपिनियन पोस्ट में आपका स्वागत है। ट्रिपल तलाक के ऊपर तो कानून आ गया, तलाक के बिद्दत जिसको कहते हैं वो बंद हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसे सरकार चाहती है कि अपने इस कार्यकाल के दौरान ख़त्म करे, और जो उनका पुराना वादा है। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा जो आगे आने वाले दिनों में बनकर उभरेगा वो है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक देश और एक ही सिविल कोड जो है सब लोगों, सब धर्मों और जाति के ऊपर लागू हो, ये ऐसा मसला है। पॉलिटिकल मसला भी है, कानूनी एंगल भी है, और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय जी। आप उनको कई बार टेलीविज़न पे जानते होंगे, देखते होंगे डिबेट्स में। ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बात बताइए, आप लोग ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्यों चाहते हैं कि भाई यूसीसी जो है वो लागू हो? ये देश का दुर्भाग्य है कि 70 साल के बाद भी ये हमारे हाथ में जो संविधान है ना, आज तक ये 100% लागू नहीं हो पाया। मनीष जी, इस संविधान को 300 लोगों ने मिलकर बनाया था, और उन 300 में से 75 लोग ऐसे थे जो संविधान के भी जानकार थे और कुरान के भी जानकार थे। कहने का मतलब मुसलमान थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, राइट। उन लोगों ने बाकायदा लंबी चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया, 300 लोगों ने मिलकर, कि ये देश न बाइबल से, न कुरान से, न वेद से, न पुराण से, न गीता से, न रामायण से, ये चलेगा केवल संविधान से। और ये संविधान कहता है कि भारत एक सेकुलर देश बनेगा। ये संविधान कहता है कि सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार मिलेगा। ये संविधान कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर अधिकार मिलेगा। और ये संविधान कहता है कि आपका अगर कोई रीति रिवाज इक्वलिटी के खिलाफ है, बराबरी के खिलाफ है, तो वो नहीं चलेगा। तो मतलब आप अपने रीतियों को मान सकते हैं लेकिन कुरीतियों को नहीं मान सकते। ये संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन ये बताइए कि अगर आप यूसीसी के बारे में बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करते हैं, तो आपको कम्युनल करार दिया जाता है, जबकि आप कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और संविधान का हिस्सा है। और ये बात सही भी है कि ये इस देश के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो है वो शामिल है। पहली बात ये कि ये अब तक क्यों नहीं हो पाया, उसकी राजनीतिक वजह क्या है, सरकारों ने ऐसा क्या किया, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फरमान आया है। वो ये आया है कि गोवा में जिस तरीके से यूसीसी लागू है, या आप मसले को समझिए कि गोवा एक ऐसा प्रदेश है जहां अभी फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। जी, मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल, जब से गोवा बना तब से लागू है। अब मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों दिया, और क्योंकि इससे एक बड़ा विवाद, एक बड़ा डिबेट शुरू हुआ है कि जिस तरह से गोवा में अगर यूसीसी लागू है तो पूरे देश में क्यों नहीं होना चाहिए। ये क्या मसला है गोवा का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये पहली बार नहीं इस पे बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये 5वीं बार बात कर रहा है। 5वीं बार? साहबानों का प्रकरण आया था, उस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने 4 पैरा यूनिफॉर्म सिविल कोड पे लिखवाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें बहुत तकलीफ है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे अमेंडमेंट हो गए, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन मूल है वो आज तक लागू नहीं हुआ। आज की डेट में 125 बार संविधान बदला जा चुका है, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला जा चुका है, लेकिन संविधान की जो मूल आत्मा है, कोर आर्टिकल 44 यानी समान नागरिक संहिता, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहन बेटियां सबको बराबर अधिकार, वो आज तक लागू नहीं हुआ। गोवा में आया था एक प्रॉपर्टी का मामला। गोवा में क्या है कि जो प्रॉपर्टी के राइट है वो महिला और पुरुष दोनों को बराबर है, यानी पति पत्नी को बराबर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे बाकी प्रदेशों में क्या होता है कि जो पिता की संपत्ति केवल बेटे को आती है, बहू को नहीं आती है बाय डिफॉल्ट। अगर आप स्पेशली पिता लिख दे कि हम अपने बेटे बहू दोनों को दे रहे हैं, तब बहू को भी मिलेगा। कोई वसीयत कर दिया या कुछ वसीयत कर दिया। गोवा में जो गोवा का कॉमन सिविल कोड है उसके अनुसार वो बाय डिफॉल्ट दोनों को जाएगा। मान लीजिए किसी के 3 बेटे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी तीनों बेटों में और तीनों बहुओं में बराबर बराबर एक साथ अपने आप चली जाएगी, उसको कुछ कहने अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो मामला आया था, और ये आया था कि वो गोवा के बाहर की संपत्ति थी, तो जो पति था वो अपनी पत्नी को नहीं देना चाहता था। तो अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने परसों कहा कि नहीं, आपकी संपत्ति गोवा में हो या गोवा के बाहर हो,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गोवा सिविल जो कॉमन सिविल कोड है उसी के दायरे में आएंगे, आपको संपत्ति देना पड़ेगा, ये विषय आया था। और उसी में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं आपको बता दूं कि ये यूसीसी की जो लड़ाई है, बेसिकली एक संघर्ष जो है हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से ही बहुत सारे लोग इस चीज़ को कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक कानून होना चाहिए, और ये जो अलग अलग लोगों के जो अलग अलग जो पर्सनल लॉ बोर्ड्स के द्वारा निर्धारित जो कानून हैं सिविल में जो इस्तेमाल होते हैं उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि देश हमारा एक सेकुलर मुल्क है। इसमें अश्विनी जी ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। ये सबसे पहले इन्होंने एक PIL डाला था सुप्रीम कोर्ट में जी। अब मुझे ये बताइए कि 2015 से जब आप सुप्रीम कोर्ट गए तो किस तरह से आप इस मसले को उठा रहे हैं? 2015 मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया। हमसे गलती ये हो गई थी, उसके पास पहले मैं सरकार के पास नहीं गया था। ओके। तो तुरंत चीफ जस्टिस उसमें ठाकुर थे, उन्होंने बोला कि आप सरकार के पास गए। हमने कहा सरकार के पास नहीं गए। बोला है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, कोई फंडामेंटल राइट है नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सरकार का लागू करना उसकी जिम्मेदारी है, तो आपको पहले एक बार सरकार के पास जाना चाहिए था। मैंने पिटीशन विड्रा कर लिया, मैं सरकार के पास गया। ओके। 2016 में उन्होंने फिर सरकार ने इस पूरे मसले को लॉ कमीशन दे दिया। लॉ कमीशन ने 2 साल इस पर काम किया, क्या काम किया मुझे नहीं पता है, लेकिन 2018 में वो रिटायर हो गए जो लॉ कमीशन चेयरमैन थे जस्टिस चौहान, और जाते जाते ये बोले इस पे और जरूरत बातचीत करने की जरूरत है। ठीक है। उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में रहा। ओके। फिर मैंने हाई कोर्ट दोबारा हम गए, दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में 31 मई को सरकार को नोटिस इशू कर दिया उन्होंने, गृह मंत्रालय और लॉ कमीशन को। 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा कि आप बताओ क्या करोगे लॉ कमीशन पे, आप इस पे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या करने जा रहे हो। फिर सरकार ने क्या जवाब दिया? 8 अगस्त को डेट पड़ी थी, 8 जुलाई को, उसमें सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर 27 अगस्त को डेट पड़ी, अभी जवाब नहीं आया। अब 4 नवंबर को है, मुझे लगता है कि अब कुछ आना चाहिए। हमारा कहना क्या है मनीष जी, हम ये जानते हैं कि कोर्ट सीधे सरकार को ये नहीं कह सकती है कि आप इस कानून बना दो, लागू कर दो। हम ये, लेकिन कोर्ट क्या कर सकती है, जो मेरी मांग है जिसके आधार पर हमारी PIL चल रही है, हम ये कह रहे हैं कि चूंकि जिन लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड की ABCD भी नहीं पता, वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं, और जिनको जो समर्थन कर रहे हैं उनको इसके बारे में, लाभ के बारे में नहीं पता, इससे क्या क्या लाभ होने वाला है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि सरकार एक जुडिशियल कमीशन बना दे या एक एक्सपर्ट कमेटी बना दे, और वो कमेटी या कमीशन दुनिया में जितने डेवलप्ड कंट्रीज में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अमेरिका में है, आपका जापान में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, UK में, सिंगापुर में है, सारे जगहों पे, उन सारे यूनिफॉर्म सिविल कोड को एग्जामिन कर ले। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन के लिए अलग अलग कानून चल रहे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, उसको भी एग्जामिन कर ले, और सबकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को निकाल के एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना के वो वेबसाइट पे डाल दे। ये तो बड़ी अच्छी राय है। उससे क्या होगा कि जिन लोगों की अभी कोई गलतफहमी है, वैसे मैं जानता हूं गलतफहमी लोगों को नहीं है, वो विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, वो अपनी दुकान चलाने के लिए विरोध कर रहे हैं। जिस दिन, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बन के वेबसाइट पे आ जाएगा, जो लोग इसका विरोध करते हैं ना, वो विरोध करना छोड़ देंगे, और उसके बाद भी अगर विरोध करेंगे तो इस देश की बहन बेटियां जिनके साथ इतने दिन से धोखा हो रहा है, और खासतौर पे मुस्लिम बहन बेटियां जिनको बराबरी के अधिकार से दूर रखा गया है, वो ऐसे लोगों के मुंह पे कालिख पोत देंगी जो इसका विरोध करेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी सरकार जो है UCC लाने के लिए इसलिए भी तत्पर है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली, जैसे मुसलमानों के वो जो 4 शादियां जो करते हैं वो ख़त्म हो जाएगा, ये जो मौलानाओं का जो एक कुप्रथा जिसे कहें, जिसको हम हलाला कहते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। मुझे एक ओवरऑल पिक्चर बताइए कि अगर UCC लागू होता है तो वो कौन सी जो एक कुरीतियाँ जो है हिंदुस्तान के अंदर में, उस पर जो है ताला लगेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं भी आएगा तो 5 चीज़ तो कैसे खत्म होगी मैं बता रहा हूँ। हाँ। ट्रिपल तलाक का मैं पिटिशनर था, फर्स्ट पिटिशनर ट्रिपल तलाक का मैं था, महिलाएं बाद में सारी गड़बड़ियाँ आप ही करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने 3 तलाक को चैलेंज किया था, हो गया। अब मेरी PIL पेंडिंग है पॉलीगैमी, हलाला, मुताह, मिस्यार और शरिया कोर्ट पे। इन 5 चीजों को मैंने चैलेंज किया। ये क्या क्या है? पॉलीगैमी का मतलब जो लोग 4 शादी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट मेरी पिटीशन पेंडिंग है। राम मंदिर के बाद वो 5 जजेस के सामने रेफर हो चुकी है, जैसे राम मंदिर खत्म होगा मैं उसको मेंशन करूंगा, उसमें सुनवाई करवाऊंगा। एक हो गया ये। तो आपको क्या दिक्कत है कोई लोग 4 शादी करे, 5 शादी करे? नहीं, ये देश सेकुलर देश है भाई, ये कोई कुरान से, बाइबल से, वेद पुराण थोड़ी चल रहा है, संविधान से चल रहा है। संविधान, फिर तो आप एक काम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप महिलाओं को भी 4 पति रखने का अधिकार दे दो, 4 शौहर रखने का अधिकार दे दो। हमारी लड़ाई इस बात से बराबरी को, गैर बराबरी को लेके है। अगर एक शौहर 4 बीवी रख सकता है
तो आप बीबी को भी 400 और रखने का अधिकार दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप दे दो। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट है हलाला। हम ये कह रहे हैं ये हलाला रेप है। आप सेक्शन 375 जो बलात्कार की डिफिनीशन दी हुई है इंडियन पिनल कोड में, उसको पढ़ लीजिए। उसकी जो 6वीं डिफिनीशन है वो बिल्कुल वही है जो हलाला है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप इस हलाला को बलात्कार डिक्लेयर कर दो, कि जो आदमी हलाला करे सीधे वो आजीवन कारावास। ये आपने कोर्ट में मेरी पिटीशन पेंडिंग है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरी है मुताह और मिस्यार। सुन्नियों में मुताह, सियाओं में मिस्यार होता है। उसमें क्या होता है, ये 10 दिन के लिए शादी करते हैं, 15 दिन के लिए शादी करते हैं। वो अरब के नवाब आते हैं, शेख आते हैं, वो पैसे दे के शादी कर लेते हैं। भारत में भी क्या है, जिसके पास पैसा है वो गरीबों की लड़कियों को 10-10 दिन 20-20 दिन के लिए शादी कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। होता क्या है कि उसके बाद वो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, 12 साल 14 साल की बच्चियां, मुताह मिस्यार के चक्कर में उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लोग मजे लेके चले जा रहे हैं पैसे दे के, उसके बाद वो बच्चे पैदा हो रही हैं, वो कहते हैं नहीं, बिना ब्याही वो विधवा हो जा रही हैं और उनके बच्चों को कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो उनकी ज़िंदगी तो वो इस दौरान जो संतानें जो होती हैं, हाँ, उसका कोई केयर टेकर नहीं, क्योंकि शादी निकाह हुआ ही नहीं। वो तो मुताह और मिस्यार हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई 10 दिन 15-20 दिन की। हैदराबाद में खूब होता है, केरला में खूब हो रहा है, और इवन नॉर्थ इंडिया में होता है। तो ये ओवैसी साहब इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते? वो चुप रहते हैं, वो सेकुलर आदमी इसलिए चुप रहते हैं, हम कम्युनल है इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या था? तो मुताह मिस्यार हो गया। हाँ। तीसरा, चौथा, पांचवा पॉइंट है शरिया कोर्ट। पूरे देश में ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड है ना, पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में बताऊं, एक एनजीओ है। 1973 में इसका रजिस्ट्रेशन इंदिरा जी ने करवाई थी अपनी सल्तनत को बचाने के लिए और समाज में डिवाइड एंड रूल करने के लिए, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए उन्होंने एक एनजीओ बनवा दिया। आज भी वो एनजीओ है। मैं आपके दर्शकों से कहूँगा, अब एक बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाइए, उसकी वेबसाइट पे विकीपीडिया में देखिए, वो 1973 में बनाया हुआ एनजीओ है। न वो कोई धार्मिक संस्था है, न कोई आध्यात्मिक संस्था है। अपनी दुकान चलाने के लिए वो हर जगह अपना कोर्ट के मामले में आके दखल दे देते हैं। उसने क्या कर रखा है कि पूरे देश में हर एक जिले में तो है ही है, उसने तहसील स्तर पर अपने दारुल कज़ा बना दिया, जिसको शरिया कोर्ट बोलते हैं। अब वो क्या कर रहा है कि सारे मुस्लिम्स के जो मामले हैं उसको शरिया के तरीके से निपटा रहा है। हमारे देश में ये तो अलाउड नहीं होना चाहिए। तो ये जुडिशरी के पैरेलल एक और जुडिशरी बनी हुई है, शरिया कोर्ट, जिसको दारुल कज़ा लोग बोलते हैं। तो मैंने उसको भी चैलेंज किया हुआ है। तो ये 5 चीज चली जाएंगी, कॉमन सिविल कोड आए चाहे ना आए, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। मैंने यूसीसी आया ना आए, लेकिन आपने इतना पीआईएल कर रखा है, ये सब एक एक करके हमने चैलेंज किया हुआ है और सब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब मैं आता हूँ, आपको डर नहीं लगता है? अरे काहे, हमने आर्टिकल 35 चैलेंज किया तब डर नहीं लगा, हमने आर्टिकल 370 चैलेंज किया तब डर नहीं लिया, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बाहर निकालो हमने चैलेंज किया, हम तब तुम डरे नहीं। काहे के डरना यार, जब आप गड़बड़ियाँ फैलाने में आप बहुत आगे हैं। अब ये बताइए कि ये तो हो गया कि भाई यूसीसी लगने से मुस्लिम कम्युनिटी में जो नहीं और फायदे मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो मैं आपको बताया कि अभी बिना यूसीसी क्या होगा, अब यूसीसी आने से क्या होगा वो आपको बता रहा हूँ। देखिए, अभी मुस्लिम जो बेटियां हैं ना, उनको बराबरी का संपत्ति का अधिकार नहीं है, उनको लड़के के बराबर नहीं माना जाता। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है। दूसरा, ये उनको गोद लेने का अधिकार नहीं है। तीसरा, ये कि वहां बाल विवाह चल रहा है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में तो हो गया कि लड़की की उम्र 18 होनी चाहिए, लड़के के 21 होनी चाहिए। हालांकि ये भी गलत, हमने इसको भी चैलेंज किया हुआ है। क्यों 18 क्यों 21, दोनों के 21 करो, ये हमने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। ये मैटर चल रहा है। लेकिन मुस्लिम्स में क्या है कि 13 साल है, 14 साल है, उसमें कोई रूल ही नहीं है, वो जितने में कर दें। मतलब आपका मासिक धर्म शुरू हो गया तो आप शादी कर सकते हैं, कि वहाँ भी ये कस्टम चल रहा है। इसकी वजह से आप ये सोचिए कि जो बच्ची है वो इस दुनिया में, मतलब एक तरीके से वो कुल मिला के एक महिला घिर के रह जाती है। वो व्यक्तिगत अपनी कोई ज़िंदगी जी नहीं पाती है, एक मशीन की तरह उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार, गोद लेने का अधिकार। दूसरा, जब पहले शादी हो गई तो उसकी पढ़ाई लिखाई सब टूट जाती है, बिल्कुल, तो जो दुनिया की समझदारी सब खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होने से हिंदुओं को तो कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों नहीं फायदा होने वाला? कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें लगभग महिला पुरुष को बराबर अधिकार है। थोड़ा सा आपके उसमें प्रॉपर्टी वाले में थोड़ा सा है, अदरवाइज गोद लेने में है। लेकिन मतलब ये आप कह सकते हैं कि 90% हिंदू लॉ में 90% महिला पुरुष को बराबर है। ओके। जबकि पर्सनल लॉ में 90% का गैप है। सीधा उल्टा है, सीधा उल्टा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से अगर भारत में सबसे ज्यादा किसी समुदाय को फायदा होगा तो वो होगा मुस्लिम बहन बेटियों को। सबसे ज्यादा फायदा उन्हें होने वाला है। अब ये बताइए, अब तो ये तो आपने उसका कानूनी पक्ष जो है आपने बता दिया, आप बीजेपी के भी लीडर हैं।
ऐसा लगता है कि भाई आपने जो बिल्कुल ही ये तय कर रखा है कि जो मुसलमानों का जो अपने ढंग से अपने हिसाब से जो जीने की जो उनकी आज़ादी है उसके ऊपर कुठाराघात है, ये एक इस तरह का सिस्टम है। आप आर्टिकल 25 पढ़िए जिसमें कहा गया है कि आप अपने अपने धर्मों को मान सकते हैं। उसकी हेडिंग शुरुआत होती है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। कोई चीज़ अगर इमोरल है, कोई चीज़ मोरालिटी के खिलाफ है, वो आपकी प्रथा नहीं, वो कुप्रथा नहीं मानी जाएगी। तो ये कौन तय करेगा कि इमोरल है या नहीं मॉरल है? बस अगर कोई चीज़ आर्टिकल 14-15 के खिलाफ है तो इमोरल है। बड़ा बेसिक सा फंडा ये है। कोई चीज़ अगर गैर बराबरी पैदा कर रहा है महिला पुरुष में, वो इमोरल है। तो आप जान लीजिए कि आप ये सब काम करेंगे तो फिर वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल्स आने लग जाएंगे कि वो आर्टिकल्स अश्विनी उपाध्याय और बीजेपी जो है वो मिलकर के मुसलमानों की ज़िंदगी को जो है वो बिल्कुल ही तबाह करने में जुड़े हुए, उनकी पहचान, उनकी शिनाख्त को जो है खत्म करने में। मैं आपको आर्टिकल 25 पढ़ के आपको सुना देता हूं। 25 शुरू हो रहा है, हाँ, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। शुरुआती हो रही है कि ऐसा कोई भी आपका रीति रिवाज अगर मोरालिटी के खिलाफ है, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है, और आपके हिसाब से मोरालिटी जो है वो 14-15 आर्टिकल 14-15 जो अगर कर दे। अगर कहीं महिला पुरुष में भेदभाव हो रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई भेदभाव हो रहा है, इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे जो है आप मोरल और इमोरल जो है आप ये संविधान कह रहा, हम नहीं कह रहे, संविधान कह रहा है। तो ये तो लीगल मसला हो गया। अब मुझे ये बताइए कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो उनका क्या मेन आर्गुमेंट है? वो तो कहते हैं कि भाई ये संविधान आप 14-15 दिखा रहे हैं, वो दिखाते हैं कि भाई वो 25 दिखाते हैं। हाँ। तो वो अब इसमें कैसे ये तालमेल होगा कि भाई आप, और दूसरा एक और पहलू है इसका कि हर लोग यही कह रहे हैं, विरोधी जो कि आप लोग जब से सरकार में आए हैं आप हिंदुत्व का एजेंडा लागू करना चाहते हैं, इस देश को जो है एक भाषा, एक धर्म और एक इसमें लेके जाना चाहते हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब, ये हमारा जो संविधान है ये राष्ट्रवादी संविधान है, ये वामपंथी संविधान नहीं है। इसकी मूल भावना ही राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद का मतलब ही होता है मनीष जी, एक देश एक संविधान, एक राष्ट्रभाषा एक राष्ट्रगान, एक शिक्षा एक चिकित्सा, एक संहिता एक निशान। ये राष्ट्रवाद यही है। एक देश एक संविधान लागू हो चुका है। बड़ा कंट्रोवर्शियल बातें कह रहे हैं। एक देश, लोग बोलेंगे कि एक तो लोग वैसा भी गैंग है इस देश के अंदर में जो कहेंगे भाई हिंदुस्तान डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी के बगैर जो हिंदुस्तान एग्जिस्ट नहीं करता। डाइवर्सिटी तो आप संविधान को बदल दो, आपने बदल देना चाहिए था। हम तो संविधान लागू करवा रहे हैं और कर क्या रहे हैं? ये संविधान जो 30% अभी बचा हुआ है 70 साल के बाद भी, केवल 70% लागू किया गया। देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी था, जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए जरूरी था, जो सेकुलरिज्म के लिए जरूरी था, वो तो 25-30 छोड़ दिया है। हम तो उसी को लागू करने के लिए कह रहे हैं। हम सरकार से यही तो कह रहे हैं। और हमारी जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में मेंटेन होती है, मैंने 55-60 पिटीशन PIL फाइल कर चुका हूं मैं, अभी जानते हैं। आपको PIL मैन कहा जाता है। तो वो ऐसे तो मेंटेन हो रही है। हम जाके कोर्ट को यही कहते हैं कि साहब 70 साल बीत गया, सरकारें आंख बंद करके बैठी, आप कैसे आंख बंद करोगे? तो वो नोटिस इशू कर देते हैं, इसलिए गाड़ी चल जाती है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि आपने पिटीशन डाला ट्रिपल तलाक के खिलाफ, हमने 3 तलाक किया, हमने पॉलीगैमी, हलाला, ये तो बात हो गई। हाँ। ये अब लागू हो गया। अब मुझे बताइए कि राम मंदिर का भी फैसला जो है कुछ दिनों में आ जाएगा। अब आपका जो बाकी जो आप 5-7 आपने काउंट करवाया, ये कब तक आपके हिसाब से लगता है कि ये सब आते आते जो है 1 साल 2 साल, कब तक ये पूरी तरह से ये लागू? मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर बाबा साहब अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और सरदार पटेल साहब ये 3-4 साल रह गए होते और, तो मुझे आज जो काम ये बचा हुआ है ना, ये उस समय हो गया होता। ये क्या, ये इसका आधार क्या है कहने का? ये मैं कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट बना, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इसका विरोध किया था। बोले हिंदू मैरिज एक्ट क्यों बना रहे भाई, हिंदुओं के लिए, ये सेकुलर देश है, सबके लिए कॉमन सिविल कोड बनाओ ना जो बना हुआ है। नेहरू जी से उनकी बहुत बहस हुई थी इस पे, बकायदा रिकॉर्ड पे है, पार्लियामेंट में इस पे रिकॉर्ड पे है। दूसरा, अगर बाबा साहब अम्बेडकर रिजाइन नहीं करते, कुछ दिन और रह गए होते, तो मुझे लगता है वो आर्टिकल, आप जरा सोचो क्या क्या इसमें बचा हुआ है। आर्टिकल 44 कहता है हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज नहीं चाहिए, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता चाहिए। आर्टिकल 351 कहता है कि ये सरकार का दायित्व है, मैं संविधान आपको बता रहा हूं, देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत बोलना, पढ़ना, लिखना आना चाहिए, वो ऐसी व्यवस्था करे, आर्टिकल 351।
आर्टिकल 37 कहता है कि जितने भी आपके इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उनको लागू करना ये सरकार की फंडामेंटल ड्यूटी है। आर्टिकल 312 कहता है कि इस देश में जजों की नियुक्ति आईजीएस से होगी, इंडियन जुडिशियल सर्विस एग्जाम होगा। जैसे आईएएस का एग्जाम होता है वैसे आईजीएस होगा, इंडियन जुडिशियल सर्विस, जजों की नियुक्ति उससे होगी। इसलिए तो कह रहा हूँ 25% संविधान बचा हुआ है। मुझे लगता है कि शायद ये मोदी जी के लिए भगवान ने कहा था कि तुम जाओ, तुम ही लागू करो, तो मुझे लगता है अभी सारी जिम्मेदारी मोदी जी के ऊपर आ गई है, मोदी जी इसको एक एक करके करेंगे। तो ये क्या ये मान लिया जाए कि अगले 3-4 सालों में जो है आप जो जिस PIL पे काम कर रहे हैं उसमें कुछ रिजल्ट आ जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि भारत को घुसपैठियों से मुक्त करो, ये पिटीशन तो मेरी लगता है 2 महीने 3 महीने में क्लियर हो जाएगी। पूरे देश में एनआरसी हो जाएगा। एनआरसी हो जाएगा। भारत में कौन माइनॉरिटी है, एक बड़ा ताजा सोचो आप, संविधान में ये बड़ा इंटरेस्टिंग आप PIL आपने डाला है कि भाई इस देश के अंदर में माइनॉरिटी कौन है, इसका डिफिनेशन क्या है, ये अभी तक देश को जो है भारत के संविधान में माइनॉरिटी कौन है कुछ नहीं, संविधान को नहीं पता। किसी कानून में माइनॉरिटी कौन है कहीं डिफाइन नहीं है। इसके बावजूद 1993 में माइनॉरिटी कमीशन बन गया, 2006 में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई, तो सब कुछ हो गया, लेकिन माइनॉरिटी कौन नहीं पता है। और इसके वजह से आप देखो कि लक्षद्वीप में जो 97% मुस्लिम है वो माइनॉरिटी कहलाते हैं, और जो 2% हिंदू है वहां पे वो मेजॉरिटी कहलाते हैं। नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, इन राज्यों में कहीं 8% कहीं 10% हिंदू हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि टाइमलाइन बताइए कि ये जो आपने जो शुरू में जो 4-5 जो PIL जो डाला, जो UCC से जुड़ा हुआ मसला है, वो कब तक जो है इस देश में लागू होगा? देखिए, मोटा मोटा भगवान जो मतलब मुझे अंदर से इंट्यूशन आता है, मुझे लगता है 2020 तक हो जाएगा। ये 3-4 विषय 2020 तक हो जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, माइनॉरिटी कौन है, ये बात क्लियर हो जाएगी 2020 तक। माइनॉरिटी होगा कि नहीं होगा ये बहुत विषय है। हम तो कह रहे हैं भारत माइनॉरिटी, जब संविधान में माइनॉरिटी नहीं तो काहे का माइनॉरिटी कमीशन? ह्यूमन राइट कमीशन है ना, सबका ह्यूमन राइट देखेगा। राइट। आपकी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, पहले माइनॉरिटी वो सारे लोगों को सबको देखेगी, सबके साथ न्याय करेगी। तो मुझे लगता है कि इस देश के सेकुलरिज्म को मेंटेन करने के लिए, आज की डेट में भारत सेकुलर नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट आप नोट करिए, आज की डेट में भारत सेकुलर है ही नहीं है। ये तो जातियों धर्मों के आधार पर बटा हुआ है। यहाँ तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी पे बटा हुआ है। यहाँ हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट चल रहा है, पारसी के लिए पारसी। तो काहे का सेकुलर? सेकुलर तो वो उस दिन होगा जिस दिन इस देश में माइनॉरिटी मेजॉरिटी की डॉक्ट्रिन खत्म होगी, माइनॉरिटी मेजॉरिटी के हिसाब से मंत्रालय खत्म होगा, माइनॉरिटी मेजॉरिटी के हिसाब से कमीशन खत्म हो जाएंगे, और इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। और हमें पूरा भरोसा है कि 2020 तक ये 2-3 बड़े काम हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओपन पोस्ट से बात करने के लिए। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, जितनी आसानी से अश्विनी उपाध्याय जी कानून के जरिए से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे काफ़ी इनको मेहनत करनी पड़ेगी। और इसका विरोध भी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, ये जो गैंग जो है, जिस तरह से आप देखिए 370 के ऊपर पूरे दुनिया में, अल जजीरा, तो BBC, तो वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स, तो वो विस्फोटक स्थिति आगे आने वाली है और इस पे जो है बहस काफ़ी लंबी होगी। अश्विनी जी से हम लगातार इस मुद्दे पे बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।